Hari Om to my 10th and a very warm good evening to all the students of class 10th who are going to appear in term 1 examinations of CBSE board. As I promised to my students that today I will bring about a lesson or a session in which I am going to tell you few topics and few things which are sure shortcoming in your examinations. So my dear, listen very carefully. First of all, just listen what is the pattern of examination. So first of all, my dear, listen, MCQ questions will be there. MCQ questions, then we are having reason assertion based questions, reason assertion, and another is our case study based questions, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। इन 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में मिलने वाले हैं जिनको बहुत ही ज्यादा आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन माय डियर, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जनरली हम क्या करते हैं कि अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, इफ यू आर नॉट नोइंग द आंसर, देन जनरली व्हाट वी डू व्हाट, तुक्का मार देते हैं, अक्कड़ बक्कड़ खेल लेते हैं, ऐसे करके हम ऑप्शंस लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। आप एक चीज को ध्यान रखिएना है कि आपका जो ये पेपर हो रहा है वो सीबीएसई का है, तो सीबीएसई में आपके लिमिटेड कोर्स को दिया हुआ है। अब मैं आपको कोर्स की अगर बात करता हूं तो जनरली मैं केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो केमिस्ट्री में चैप्टर 1 से आपको क्या आना है, चैप्टर 2 से क्या आना है, चैप्टर 3 से क्या आना है, ये मैं आपको बता सकता हूं। चैप्टर 1 आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, चैप्टर 2 आपका क्या है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एंड चैप्टर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें कि केवल भूमिका आ रही है और मेन जो पार्ट है वो आपका मेटलर्जी को रिमूव कर दिया गया है। मेटलर्जी इज नॉट कमिंग, इट मींस कि जो मेजर पोर्शन है वो नहीं आ रहा है। आपको स्ट्रेटेजिक पढ़ाई पढ़ना है। स्ट्रेटेजिक पढ़ाई का मतलब ये होता है माय डियर कि आप पूरा वक्त चैप्टर 1 में रिवीजन में ना लगा दें, या चैप्टर 2 में ना लगा दें, या चैप्टर 3 में ना लगा दें। द थिंग इज कि वहां पे कार्य करना है हमें जहां से हम स्कोर प्राप्त कर सके, स्कोरिंग हो सके। और बायोलॉजी में जहां तक आपने देखा होगा कि बायोलॉजी में आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, तो लाइफ प्रोसेस में ऐसा क्या पढ़ें, बहुत सारा है भाई, सारे सिस्टम के बारे में है। अब इतना क्या पढ़ें हम कि जिसमें से हमारे क्वेश्चंस बोर्ड में फंस जाएं या क्वेश्चंस बोर्ड में आ जाएं। फिजिक्स की जहां तक हम बात करें तो फिजिक्स में आपका शायद लाइट चैप्टर आ रहा है या इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन चैप्टर्स में आपको क्या करना है, कैसे करना है, उन पे हम आज चर्चा करेंगे। दिस इज द मॉक सीरीज। और सबसे पहले मैं केमिस्ट्री पे आता हूं। तो मुझे पढ़ाना नहीं है, मुझे आज पढ़ाना नहीं है, मुझे सिर्फ आपको आज गोल्डन वर्ड्स ऑफ विजडम देने हैं। और वो गोल्डन वर्ड्स ऑफ विजडम क्या हैं, इस बात को समझें, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी टेक अप द चैप्टर 1, अगर हम चैप्टर 1 की बात करें बेटा, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर आता है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा सकता है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो आना नहीं है, एमसीक्यू है, तो इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मान लीजिए आपको दिया गया कि भाई मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, यू हैव टू फाइंड आउट। तो उस केस में आप आसानी से बता लेंगे कि मैग्नीशियम क्लोरीन में कंबाइन हो रहा है तो इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि Mg+Cl2 गिव्स MgCl2, ये रिएक्शन हमारी क्या है, क्या है, कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन अगर इसी के साथ में रिडॉक्स रिएक्शन भी दिया हुआ है, तब आप एक चीज जान लीजिए कि एवरी रिएक्शन इन द यूनिवर्स इज ऑल्सो ए रिडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज समवेयर the loss and gain of electron is happening, right? Okay, तो ये तो बात थी हमारी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत इजी है। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, तो उसको आप रिएक्टिविटी सीरीज याद रखिएगा। रिएक्टिविटी सीरीज का मैंने फार्मूला बताया था आपको, क्या बताया था आप सभी को याद है ना? तो उसी फार्मूले को देखते हुए आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है ना। किंग्स कैन नॉट मेक जीब्रा, आई लाइक हिज कार्स सिल्वरी गेट। This is the formula by which you can make out the reactivity series. See, I am writing here. Just wait. For reactivity series, I am giving you one formula. Kings cannot make zebra. I like his cars silvery gate. K for पोटेशियम, राइट? ओके, आई बात समझ में? तो पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज में ज्यादा होगा, फिर सोडियम होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैल्शियम हो जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं, देखिए ऐसे देखिए, ध्यान से देखिए, के फॉर पोटेशियम, राइट। और उसके बाद किंग्स कैन नॉट मेक अ ज़ेब्रा, सोडियम का फॉर्मूला आप इसी से निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे के फॉर आपका पोटेशियम हो गया, Na फॉर सोडियम हो गया, S सोडियम हो गया मान लीजिए आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे, सारे के सारे आपके आ जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन से ऊपर तक के सारे एलिमेंट्स का नाम है, ये जिंक है आपका, ठीक है ना। ये मैग्नीशियम या मैंगनीज हो गया आपका, ठीक है। और ये आपका कार्बन हो गया या कॉपर हो गया, ठीक है। सिल्वरी गेट, इस तरीके से आपके कई सारे एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है, जहां से आप निकाल पाएंगे। मैंने इसलिए आपको इसको ज्यादा इलेबोरेट नहीं किया है, बिकॉज कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसको वापस से आपको बता दूंगा कौन सा एलिमेंट है, राइट। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वक्त नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि 20 से 25 मिनट के अंदर मैं आपको सारा कुछ जहां तक मैं बता दूं, ठीक है। तो आप ये देखिए, यहाँ पे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेगा तो A प्लस ए बी है आपका, ए बी प्लस सी गिव्स ए सी प्लस बी। तो हेयर इफ यू कैन ऑब्जर्व इन दिस रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में बेटा क्या हो रहा है, सी बी से रिएक्टिव है, इसलिए इसने क्या किया, बी की जगह ले ली और क्या किया, बी को अलग कर दिया। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद आपका नेक्स्ट जो है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है, उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उसमें मेन क्वेश्चन जहां पे आपको फोकस करना है कि कहां प्रेसिपिटेशन ऑफ हो रहा है, प्रेसिपिटेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट हो रहा है, कहां पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, कहां पे गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। इन सब चीजों पे आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। एक में इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, एक में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है ना। दूसरा, अब नेक्स्ट हम अगर बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन 110% बनना है, वो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप ये ध्यान रखिएगा कि ये वाली रिएक्शन बहुत कॉमन है, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसका डिकम्पोजिशन होगा तो क्या बनेगा, हीट के प्रेजेंस में। तो आपको सिंपली यहाँ पे 2 लगाना है, यहाँ पे 2PbO लिखना है, यहाँ पे 4NO2 लिखना है, यहाँ पे प्लस O2 लिखना है। ये रिएक्शन आपकी हो जाती है। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि क्वेश्चन दे दिया गया, आपको पूछ लिया गया टाइप ऑफ रिएक्शन, आपसे पूछ लिया गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल बताइए, या आपको ये रिएक्शन दी गई है, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये रिएक्शन। तो आप द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप चुनेंगे। और आंसर्स आपके अगर ऑप्शन, कुछ ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं
जहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से भी ऑप्शंस होते हैं। तो केमिस्ट्री में मैं बहुत ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं आपको, क्योंकि केमिस्ट्री ज्यादा मार्क्स की आ रही है, 18 नंबर की केमिस्ट्री आ रही है आपकी, ठीक है ना। तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो पहले चैप्टर से ये टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट है आपके। एक डिकम्पोजिशन पढ़ लेना, मेरा अगर मानो तो डिकम्पोजिशन पढ़ लेना, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेना, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेना, और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक समझ लो। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का एक मैं एकदम कॉन्क्रीट तरीका बता रहा हूं। अगर हीट बाहर निकले तो एक्सोथर्मिक है, और अगर हीट हम अंदर दें तो एक्सोथर्मिक है। अब इसको हम इस स्टेटमेंट के थ्रू कैसे पहचानेंगे कि हीट निकल रही है, कि हीट इवॉल्व हो रही है। इस चीज को पहचानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर एरो के ऊपर डेल्टा बना हुआ है तो हीट दिया जा रहा है, और अगर प्लस हीट लिखा हुआ है, जैसा कि कार्बन कंपाउंड में आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी भी कार्बन कंपाउंड को हम ऑक्सीडेट करते हैं या उसको बर्न करते हैं तो हमारा हीट और लाइट रिलीज होता है। तो हीट जब बाहर निकलता है तो हमारा वो हो जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई बात समझ में? तो आसानी से आप ये कर लेंगे, देखिए, है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। इस पे मैंने एक सीरीज बनाई हुई है, रेडॉक्स रिएक्शन पे सीरीज बनाई हुई है। प्लीज गो टू माय वीडियोस एंड डू वॉच दैट सेशन ऑफ चैप्टर 1। योर ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर। मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बताने वाला हूं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे एक क्वेश्चन 100% बन सकता है कि रिड्यूसिंग एजेंट निकालो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालो, कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। इसके साथ साथ इससे रिलेट करके एक क्वेश्चन और आता है, वो क्या आएगा कि रेंसिडिटी पे भी क्वेश्चन बनेगा। और रेंसिडिटी पे क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा कि प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, कैसे प्रिवेंट करोगे आप रेंसिडिटी को, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो एक तो हो गया कि पोटैटो चिप्स वाला आपको मालूम है कौन सी गैस भरी जाती है, वो आपको मालूम है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो कि नॉन रिएक्टिव होती है, इसलिए वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। मोर एवर आपसे पूछा जाए कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट क्या है जो ह्यूमन के लिए, उसकी स्किन की ग्लो के लिए काम करता है, तो आप बोल सकते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ फ्रूट्स इन द मार्केट व्हिच कैन एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स, फॉर एग्जांपल एप्पल। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता सकता हूँ। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में माय डियर एक काम करना, एसिड और बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है ये समझ लीजिए। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होगा, व्हाट डू यू मीन बाय द एसिडिटी ऑफ एसिड्स और बेसिसिटी ऑफ बेसिस। बेसिस की बेसिसिटी से और एसिड्स के एसिडिटी से आप क्या समझते हैं। सो माय डियर लिसन, the acid which readily releases H plus ion when dissolved in water, that is called as strong acid, or that is concentrated acid, right? And another is basicity of bases, means the bases which readily releases OH minus ion on dissociation with water, okay? इसके अलावा मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड, ट्राइप्रोटिक एसिड भी, इनके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई मोनोप्रोटिक एसिड क्या है, डाइप्रोटिक एसिड क्या है, ट्राइप्रोटिक एसिड क्या है। तो बताइए मोनोप्रोटिक एसिड क्या होगा। मोनोप्रोटिक एसिड होगा जो कि 1H+ आयन रिलीज करता है, या डाइप्रोटिक एसिड क्या है, 2H+ आयन रिलीज करता है, 2H- रिलीज करता है, ठीक है ना। और जिसको कि बैलेंसिंग मींस कि आप उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने OH- आयंस की जरूरत पड़ेगी। इज इट क्लियर। तो एक तो ये आपका हो गया। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है कि किस नेचुरल सब्सटेंस में कौन सा एसिड मौजूद है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए। मैं यहाँ पे फिर से आपको बताए दे रहा हूं आपको क्या करना है, कौन सा एसिड कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखो माय डियर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं नेचुरल सब्सटेंसेस, और यहाँ पे लिख दे रहा हूं कौन कौन से किसमें एसिड पाए जाते हैं। लेमन में क्या पाया जाता है, एप्पल में क्या पाया जाता है, और लेमन, एप्पल, विनेगर, विनेगर, टैमरिंड, रैंसिड बटर एंड टोमेटो, इनमें कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं। जनरली यही पूछा जाता है, इसके अलावा नहीं पूछा जाता है। तो लेमन में बच्चे पाया जाता है
सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। एप्पल में पाया जाता है मैलेइक एसिड, MALEIC, मैलेइक एसिड। विनेगर में पाया जाता है बेटा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा CH3COOH, CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। टैमरिन में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। अभी टार्टरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स के लिए, बताता हूं ये कहां पे यूज होगा। एंड रैंसिड बटर, बेटा देखो नॉर्मल बटर में मत लिखना, रैंसिड बटर मतलब जब बटर थोड़ा खट्टा हो जाता है काफी समय के रखने के लिए, तो रैंसिड बटर में हमारा क्या पाया जाता है, ब्यूटायरिक एसिड। क्या पाया जाता है, ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड विल बी फाउंड इन रैंसिड बटर। देन टोमेटो, व्हाट इज देयर इन टोमेटो, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड इन टोमेटो। ठीक है ना, तो ये इतनी चीजें हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या बार बार वीडियो को इधर आगे पीछे करके आप सुन लीजिएगा, मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी बहुत इजीली, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट वे में इसलिए ले चल रहे हैं कि मुझे समय आपको बस इतना बताना है कि उस चीज को पढ़ो जहां से मार्क्स प्राप्त हो। और अभी ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम थॉरोली पूरा पढ़ें, बस कॉपी घुमाते जाओ और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते जाओ, बात खत्म। ठीक है ना, जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूं कम से कम मैं इतना तो कह सकता हूं कि आपको इनमें से काफी हेल्प मिलने वाली है, और मुझे लगता है कि 70% मार्क्स आपके इन्हीं क्वेश्चन से आने हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। एसिड बेसिस आपको समझ में आ गया है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये भी समझ में आ गया है आपका। एसिड क्या होता है एक चीज समझ लीजिए, एसिड को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है ये है कि एसिड H+ आयन रिलीज करेगा, और बेस को पहचानने का रीजन ये है OH- रिलीज करेगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन बनता है, क्या सभी OH- या OH ग्रुप वाले एसिड होते हैं? फॉर एग्जाम्पल C2H5OH, CH3COOH, क्या आप लोगों के हिसाब से जिनमें OH लगा है वो बेसिस होते हैं? तो क्या ये भी बेसिस हैं? तो ये भी बेसिस हैं? नहीं माय डियर, बेसिस वो होंगे जो OH- आयन रिलीज करेंगे। ये हमारा क्या है, अल्कोहल है, इथेनॉल है, और ये हमारा क्या है, एसिड है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ऑल द OH कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट बेसिस। उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। इसका डेली एप्लीकेशन पूछा जा सकता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इसके डेली एप्लीकेशंस क्या हैं, इन पे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको जानते हैं, पैराग्राफ आएगा, 4 क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएंगे, आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जरूरी ये नहीं है कि केस बेस्ड स्टडी के सारे क्वेश्चंस उसी स्टेटमेंट से हो, उससे मिलते जुलते भी आ सकते हैं। और अगर आपको ये मैंने रीजन असर्शन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए एक स्पेशल क्लास ली थी, आप मेरे चैनल पे देख ही रहे होंगे, अगर तो उस पे आप जाकर के उसको वापस से देख लीजिएगा, तो ये सारी चीजें आप कर लीजिएगा। ओके, अब इसके बाद सबसे बड़ा तकलीफ और सबसे बड़ी समस्या आपकी वो ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में सर क्या करें, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या करें? तो माय डियर 3-4 केमिकल रिएक्शंस बता रहा हूं, उसको याद कर लो या समझ लो, उसके अलावा कोई मत पढ़ना, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। और ये मैं दावे के साथ उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो हमारे एवरेज स्कोरर्स हैं, टॉपर के लिए नहीं है। टॉपर्स सब कुछ पढ़िएगा, कुछ भी आ जाए, लेकिन हम कम से कम उन बच्चों को 60-70% तक के लेवल के जो बच्चे हैं मैं उनके लिए ये क्लासेस बता रहा हूं कि कम से कम इतना जरूर पढ़िएगा। और टॉपर्स भी आप कम से कम इतना तो पढ़ ही रहे होंगे। अब बात करते हैं हम अगर केमिकल रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या पढ़ना है हमें? कुछ नहीं यार, सिंपली एक काम करना, एसिड की रिएक्शन किसके किसके साथ आपको पढ़ लेनी है, एकदम कंठस्थ कर लेनी है। एक तो है मेटल के साथ, तो माय डियर जब भी मेटल के साथ होगा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ये याद रखना।
और जैसे ही दिमाग में ये आए कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, तुरंत एक चीज लगा लेना, हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे करेंगे, हम टेस्ट कैसे करेंगे हाइड्रोजन गैस को। जैसे ही माचिस जला के हम उसके माउथ के पास ले जाएंगे, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा एंड मैच स्टिक ब्लोज ऑफ। ये आपका हो गया इसके साथ 3 कॉन्सेप्ट क्लियर। पैटर्न बनाओ लाइफ में, हमारा दिमाग सिर्फ पैटर्न में सोचता है, ठीक है ना, तो पैटर्न बना लो माय डियर, ठीक है। एक तो ये हो गया कि मेटल की रिएक्शन जब होगी किसके साथ है, एसिड, सॉरी ये एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ हो गया। उसके बाद एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ होगी तो क्या होगा, इसमें ध्यान रखना भैया, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। इसी एप्लीकेशन के लिए तो भैया बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिलाते हैं, समझ गए, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड इसीलिए तो मिलाते हैं कि वो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करे, जिससे वो गैस जो होती है, दैट गैस इवॉल्व्स एंड देन मेक द केक एंड बिस्किट्स फ्लफी एंड सॉफ्ट। ओके, तो ये एक रिएक्शन ये हो गई, एक रिएक्शन ये हो गई। अब ये यार कसम नहीं खाऊंगा, लेकिन पक्का ये रिएक्शन एग्जाम में आनी है, ठीक है ना, तो इसको तैयार कर लेना। और हाँ एक चीज और, कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट कैसे करोगे बेटा, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देगा। दूसरा और एक तरीका है, जलती हुई मैचस्टिक ले जाओगे, बुझ जाएगी, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैज फायर एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर। उसके बाद एक चीज इसमें और ध्यान रखने का कि मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी तो क्या होगा, तो व्हेनेवर मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा बेटा, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड देगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मेटल ऑक्साइड जो बनता है उसका नेचर क्या होता है, तो मेटल ऑक्साइड्स ध्यान रखिएगा हमेशा बेसिक इन नेचर होते हैं, दे आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। और इस पे MCQ क्वेश्चन बन सकता है या बनेगा या आएगा, अगर आपका किस्मत और हमारा किस्मत अच्छा रहा तो, ठीक है ना, तो ये बेसिक इन नेचर होते हैं। ओके, तो मेटल में ये 3 रिएक्शन जो मैं बता रहा हूं, इन 3 रिएक्शन को, 4 रिएक्शन मैंने बताई, इनको एकदम याद कर लीजिए, इसमें आपका जो है कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना, इतना तो कम से कम तैयार कर ही लीजिए, इसमें आपका कल्याण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल में बेटा, नॉन मेटल का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होगा तो क्या होगा, आपको पता है नॉन मेटल क्या होगा, सॉल्ट देगा प्लस आपका वाटर देगा प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है, इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है बेटे, एसिडिक नेचर होता है। नॉन मेटल का एसिडिक नेचर होता है और मेटल का बेसिक नेचर होता है। इज इट क्लियर। तो ये आपके चैप्टर 2 से इतने टॉपिक्स तो आपको क्लियर होने चाहिए। अब आपकी सबसे बड़ी दुखती रग पे हाथ रखने जा रहा हूं कि सर कौन सा सॉल्ट पढ़ ले कि काम हो जाए, तो सॉल्ट के लिए बता दे रहा हूं, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी बताया ना आपसे कि स्ट्रेटेजी क्लास लूंगा, पढ़ाऊंगा कुछ नहीं, बस समझा रहा हूं कि ये चीजें पढ़ना, मतलब पढ़ाते सब हैं लेकिन क्या पढ़ना है ये बहुत कम पढ़ते हैं। तो ये क्या पढ़ना है उस पर हम चल रहे हैं। तो क्या पढ़ना है आपको, मैं क्या बताने जा रहा था आपको कि सॉल्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सॉल्ट में बेटा इतने सॉल्ट पढ़ लेना, आपका काम हो जाना है। एक तो पढ़ लेना ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और सब कुछ, ब्लीचिंग पाउडर ये पढ़ लेना। उसके बाद वॉशिंग सोडा पढ़ोगे तो 2 काम होगा, वॉशिंग सोडा के साथ में आपको बेकिंग पाउडर का प्रिपरेशन भी याद हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेज प्रोसेस आप पढ़ेंगे ना, 4 स्टेप की प्रोसेस है, सॉल्वेज प्रोसेस पढ़ेंगे तो आपका बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा पे क्लियर हो जाएगा।
राइट। तो एक ये पढ़ लो, एक ये पढ़ लो, तीसरा पढ़ लो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अलावा कोई सॉल्ट पढ़ो या ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लीचिंग पाउडर तैयार कर लो, वॉशिंग सोडा तैयार कर लो, बेकिंग पाउडर तैयार कर लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार कर लो, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्ड करने के लिए क्या करते हैं, यह एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। तो माय डियर देखो, जिप्सम होता है, पीओपी क्या है, जिप्सम से बनता है, ठीक है ना। तो जब उसमें आप पानी मिलाओगे तो वो जिप्सम हार्डन हो जाता है, पीओपी बन जाता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आप करते हैं, ठीक है ना। और प्रिपरेशन के लिए पूछेगा नहीं, थ्योरी है नहीं, तो प्रिपरेशन में आपसे प्रिकॉशन पूछ सकता है कि क्या होना चाहिए। तो 373 केल्विन के ऊपर जैसे ही टेम्परेचर होगा तो ये पीओपी की जगह पे डेड बर्न्ड प्लास्टर हो जाएगा, वो पीओपी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 2। अब हम बात करेंगे चैप्टर 3 की। बहुत फास्ट में चल रहा हूं मैं। चैप्टर 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अरे यार, क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पता है। इसमें से एक आध क्वेश्चन बन जाएगा तो कर लोगे। मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटिलिटी, है ना, ये सारी चीजें आपको मालूम है। कंडक्टिविटी, नॉन कंडक्टिविटी, कुछ एक्सेप्शंस हैं मेटल्स के, वो पूछे जा सकते हैं आपको कि भाई ऐसा कौन सा मेटल है जिसको हथेली में पकड़ ले तो वो पिघल जाता है, तो गैलियम हो जाएगा आंसर। ऐसा कौन सा मेटल है भाई कि वो इतना रिएक्टिव है कि उसको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, सोडियम हो जाएगा आंसर। और ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो बिजली कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दैट विल बी ग्रेफाइट। ओके, तो ये आपको पता है, सब कुछ सारी चीजें पता है। हाँ, यहाँ पे आपको फिर मैंने बताया ना कि आपका दिमाग पैटर्न ढूंढता है। तो पैटर्न ये है कि चैप्टर 2 से कुछ रिएक्शन चैप्टर 3 में भी आती हैं, क्योंकि एसिड और बेसिस की रिएक्शन मेटल्स और नॉन मेटल्स से तो करवाई हैं, तो वो रिएक्शंस आप लोग की काफी हद तक इसमें काम कर जाएंगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज काम कर जाएंगी। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपके इससे ज्यादा कुछ आना नहीं है। तो यहां से केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। जितना मैंने बता दिया, अगर आप इतना भी केमिस्ट्री में कर लेंगे तो 18 नंबर की केमिस्ट्री में मैं ये आपसे दावा करता हूं कि इतनी चीजें पढ़ के जाइएगा, थ्योरेटिकली तैयार होके जाइएगा, तो मुझे नहीं लगता कि 15 नंबर से कम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सारे टॉपिक्स इन्हीं से क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इंतजार कर रहे हों कि सर क्वेश्चंस बताएंगे। तो देखो बेटा, क्वेश्चंस बताने को मैं बता सकता हूं आपको, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हिंदी में अगर हमें समरी तैयार है तो हम किसी भी प्रश्न का उत्तर दे लेते हैं। तो थ्योरी पे ध्यान दीजिएगा, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, अभी बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजी में आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर दिया हुआ है। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में जितने भी सिस्टम दिए हुए हैं उन सिस्टम्स से क्वेश्चन आएंगे। उन सिस्टम्स में आपको मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। जैसे सबसे पहला आपका दिया होगा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है ना। और दूसरा ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक के बारे में आप जानते हैं वो क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ लेना। मेन जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्वेश्चन का बनना। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कितनी ग्लैंड्स काम करती हैं और उन ग्लैंड्स का काम क्या है, व्हाट इज द हाइट और व्हाट इज द साइज ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, ये सब चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। लार्ज इंटेस्टाइन डू नॉट फंक्शन इन डाइजेशन, रिमेंबर दिस। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दे रहा हूं, लीवर से मींस आपके लीवर जो है बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, लीवर से कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट्स होते हैं ये याद रख लीजिएगा, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है। तो ये दो एंजाइम सिक्रीट होते हैं, ये आप इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ इसमें आपका बहुत सारी और चीजें हैं कि आपका मतलब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इन सब चीजों पे, लेकिन मैं डिटेल बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको,
क्योंकि बायोलॉजी आपको जनरली आप समझते हैं, मेन मुद्दा आपका ये है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी में हम स्ट्रेटेजिकली क्या पढ़े। तो माय डियर, बस यही मेरा एक आपसे मूल मंत्र ये है कि स्ट्रेटेजिक पढ़ने के लिए क्या है कि आपको फिक्स टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिक्स टॉपिक्स पढ़ लीजिए, उसमें आपके काम हो जाएगा, ठीक है ना। सारा बटोर के खिचड़ी पकाने की आवश्यकता नहीं है, उससे बेहतर यह है जो तैयार है उस पर फोकस करिए आप। फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत बड़ा इशू है, तो ध्यान रखना साइन कन्वेंशन पता है तो इलेक्ट्रिसिटी लाइट में कोई प्रॉब्लम होना नहीं है। लाइट में डायग्राम आपको बनाना है, कोई इशू नहीं। आप बस इतना ध्यान रखो। क्या ध्यान रखना है मैं बता दे रहा हूं आपको क्या ध्यान रखना है। सपोज कि ये एक कोई भी लेंस है, उस लेंस से ये जा रहा है, कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस मान लो ये है। यहाँ पे हमारा क्या होता है आप जानते हैं, सेंटर ऑफ वो पोल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक लाइन है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है ना। अब इंसिडेंट रे यहाँ से ये आई, ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंसिडेंट रे की तरफ जितनी भी चीजें पड़ेंगी, इंसिडेंट रे की तरफ जितनी भी चीजें पड़ेंगी, उसका साइन कन्वेंशन हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे वो V हो, चाहे वो F हो, चाहे वो U हो। आई बात समझ में? वो पॉजिटिव होगा अगर इंसिडेंट रे की तरफ उसकी डायरेक्शन है, और अगर वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के विपरीत है, अपोजिट है, तो उसका साइन कन्वेंशन हमेशा नेगेटिव होगा। कुछ इमेजेस आपने देखी होगी, इधर आके बनती है रियल इन्वर्टेड, ठीक है ना। कुछ इमेजेस इस पार बनती हैं। तो बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप जानते हैं। दूसरा कि इमेज फॉर्मेशन पे आपको आपकी मैम ने, आपके सर ने इमेज फॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चंस बताए होंगे। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आए कि इमेज फॉर्मेशन दी हुई है, आपको बताया, पूछा जा रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी, कितनी हाइट पे बनेगा, क्या है क्या नहीं है। तो वो HI/HO आप निकाल लेंगे, M राइट, M -V/U HI/HO करके आप निकाल लेंगे इजिली, राइट। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे, ओके। तो न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए, डेरिवेशन विशेष है नहीं, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बाकी के हमारे जो प्रीवियस सेशंस हैं उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जनरली मैंने केमिस्ट्री ली हुई है, बिकॉज केमिस्ट्री ही पढ़ाता हूं, लेकिन फिजिक्स और बायोलॉजी की डिमांड अगर आएगी तो मैं बायोलॉजी और फिजिक्स भी पढ़ा दूंगा। और टर्म 1 का ये लास्ट दिन है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं दूंगा। बस इससे मोटिवेशन लो, और एक चीज ध्यान रखना कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। फोबिया नहीं रखिए, मस्त रहिए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, और ये मत सोचिए कि क्या होगा, ठीक है ना। जो भी होता है अच्छा होता है, जो भी होगा वो भी अच्छा होगा। MCQ में बस ये ध्यान रखना बेटा कि तुक्का मत मारना। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना भूल गया, वो रीजन और असर्शन टाइप क्वेश्चंस हैं। रीजन और असर्शन टाइप क्वेश्चंस को करने के लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि रीजन और असर्शन को बहुत ही इत्मीनान से कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखेबाज रीजन और असर्शन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस सेशन से आपको काफी हद तक हेल्प मिलेगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे तो फॉरवर्ड करना, लोगों को देना, वो समझें। अब एक चीज और मैं इस क्लास को एंड करूंगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तो मेहनत करो, यू कैन रॉक इट। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.